हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। आज हम अमेंडमेंट्स सारे पढ़ेंगे। मींस पहले हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड मैंने लास्ट में एमसीक्यू रखे हैं एंड जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी हम करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे ये पीडीएफ अपलोडेड है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे पॉलिटी के ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को लर्न करने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट ही होगा। इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसमें यह था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया जाएगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये करा गया था आर्टिकल 31B के हिसाब से। और ये क्यों करा गया था? ताकि जो हम लैंड ले रही है सरकार उसको इससे दूर दूर रखा जा सके, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना कर सके। और ये भी आर्टिकल 31A था और ये 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B था। अब सेकेंड अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्रोनोलॉजी में आता है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमने क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं की है। सेकेंड अमेंडमेंट एक बार ही देख लीजिए। स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वाज रीएडजस्टेड स्टेटिंग दैट वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख पीपल। जब संविधान बना था तो ये था कि एक मेंबर जो है वो 7.5 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बट सेकेंड अमेंडमेंट के तहत इसको गलत कर दिया गया और ये कह दिया गया कि एक मेंबर 7.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बिकॉज अभी के टाइम पे जब से संविधान बना है अब तक बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 7th अमेंडमेंट, द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट। इसमें ये करा गया कि दो स्टेट एक हाई कोर्ट रख सकते हैं और इन हाई कोर्ट की पावर जो है वो यूनियन टेरिटरीज पर तक भी एक्सटेंड कर दी गई। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें यूटीज जैसी कोई चीज नहीं थी। 7th अमेंडमेंट के तहत यूटीज का कॉन्सेप्ट भी आ गया। और जो भी हमारे स्टेट्स थे जो हम आपने लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स जो थे उन सबको एबोलिश कर दिया गया। और उस टाइम पे 1956 में हमारे इंडिया में 14 स्टेट एंड 6 यूटीज को बना दिया गया। इसके तहत जो हमारा पार्ट 7 था जिसके अंदर स्टेट्स आते थे पार्ट बी के, इसको पूरा एबॉलिश कर दिया गया। पार्ट 7 के अंदर सिर्फ एक आर्टिकल आता था, आर्टिकल 238। ये आज के टाइम पे संविधान में है ही नहीं। आज के टाइम में हमारे संविधान में पार्ट 7 है ही नहीं बिकॉज इसको 7th अमेंडमेंट के तहत एबॉलिश कर दिया गया। तो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 9th अमेंडमेंट। अभी जो ये ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज ऐसी थी जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी और इधर भी, तो अभी हम इसको भी पाकिस्तान ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब बाउंड्रीज का सेटलमेंट किया गया वो किया गया 9th अमेंडमेंट के तहत। तो एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विद इंडो पाक एग्रीमेंट, सेशन ऑफ इंडियाज टेरिटरी ऑफ बेरिबरी यूनियन, वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। ये जो टेरिटरी थी ये पाकिस्तान को दे दी गई। 10th अमेंडमेंट होता है। इसमें इसके तहत दादर नागर एंड हवेली को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है। फिर 12th अमेंडमेंट होता है। इसमें गोवा, दमान एंड दीव को इंडियन यूनियन में ले लिया जाता है और यूटी का दर्जा दे दिया जाता है। 13th अमेंडमेंट में क्या होता है? नागालैंड को बनाया जाता है विद स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A। उसके बाद 14th अमेंडमेंट पे आते हैं। 14th अमेंडमेंट में पौंडीचेरी को ले लेते हैं इंडियन यूनियन में। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। नहीं, यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश होती है। यूनियन टेरिटरी मतलब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पोंडिचेरी को अपनी एक लेजिस्लेचर दे दी जाती है जिनका अपना COM होता है, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। मैं कहीं पर अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी मैं तभी उसका एक्सपेंडेड वर्जन भी बता दूंगी। उसके बाद 19th अमेंडमेंट जो है 19, अब आप जो बहुत स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये सारी चीजें जरूर याद रखना बिकॉज ये आ सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था या फिर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो वो था 12th अमेंडमेंट। अब मैं इसको बार बार बता रही हूँ, इन 4-5 अमेंडमेंट से रिलेटेड MCQ है लास्ट में। 14th अमेंडमेंट हो गया है। 19th अमेंडमेंट देखिए, सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाज एबॉलिश्ड एंड हाई कोर्ट्स वर गिवन द पावर टू हियर द इलेक्शन पिटीशन। पहले जो भी हमें इलेक्शन से रिलेटेड कंप्लेन होती थी, इलेक्शन की दिक्कत होती थी, उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनते थे। 19th अमेंडमेंट के तहत इसको एबॉलिश कर दिया गया और अब हाई कोर्ट्स को ये पावर दे दी गई।
21st अमेंडमेंट के तहत हमारे पास 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24th अमेंडमेंट के तहत क्या होता है, 1971 में आया, द प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज मेड कंपलसरी। देखो ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला अमेंडमेंट जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अमेंडमेंट के 368 में अमेंडमेंट किया गया। मींस जो आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि अमेंडमेंट कैसे होगा हमारे संविधान में, उसी में ही अमेंडमेंट किया गया है, तो कितना जरूरी हो गया। तो 24 अमेंडमेंट जो है 1971 का, इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बिल लाया जाता है, उस पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना, प्रेसिडेंट को उस पे हाँ कर देना जरूरी है। प्रेसिडेंट एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वाज मेड कंपलसरी। प्रेसिडेंट उसको अपनी जेब में नहीं रख के बैठ सकते हैं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। उस अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया है हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट को उस पे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई 24 अमेंडमेंट के तहत कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन A to Z कहीं से कहीं तक भी अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, बस शर्त ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी है। उसके बाद आता है 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट क्या करता है, कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। मीन्स जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर कहीं से हाईवे निकलता है तो हमारी जमीन ले ली जाती है ना, बट अगर हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी होता तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बट ऐसा हम नहीं जा सकते। हमें जो मुआवजा मिलता है हमें उसे लेके चुपचाप बैठना होता है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे, वो सरकार ले लेगी। तो हमारे इस राइट को कर्टेल कर दिया गया बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा एक और एक्ट आएगा, वो होगा 42 अमेंडमेंट एक्ट में भी 368 के साथ छेड़खानी करी गई थी। तो ये दोनों एक्ट वो हैं जिसमें 368 आर्टिकल में छेड़खानी की गई है। 368 किसके साथ डील करता है, हमारा संविधान में अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। उसके बाद आता है 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट आता है 1971 में, और जो भी बच्चे ये वीडियो CUET के लिए देख रहे हैं, उसका ये PYQ रह चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, अब रिपीट तो होगा नहीं क्वेश्चन, बट आप समझो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एबॉलिश द प्राइवी पर्स एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट रूल्स। उसके बाद आता है 31st अमेंडमेंट। 31st अमेंडमेंट जो है ये लोकसभा सीट्स को इंक्रीज कर देता है 525 से 545 तक, और यूटीज के रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ा देता है फ्रॉम 25 से 20। अब उसके बाद आता है 35th अमेंडमेंट 1974 में। पहले हमारा सिक्किम प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था, यहाँ पे ई आएगा, लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और 36 अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट के तहत फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया, तो वो था 36 अमेंडमेंट। और जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सिक्किम की पूरी हिस्ट्री जरूर पढ़ना, बिकॉज वो न्यूज में रिसेंटली, मतलब पिछले 1-2 महीने में उस पर आर्टिकल्स भी आए हैं, तो इस टाइम पे सिक्किम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 39th अमेंडमेंट। 39 अमेंडमेंट 1975 में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट से पावर ले लेता है कि आप PM, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर के इलेक्शंस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स। अच्छा, ये यही है कि हमारा पार्लियामेंट टाइम टू टाइम हमारे जितने भी टेरिटोरियल वाटर्स की वो है, बाउंड्री है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे ही हमारा इंडिया है, यहाँ तक कितने नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया का पानी है, हमारी बाउंड्री है, वो हमारा लैंड है, हमारा वाटर है, इन सबको टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेगा, टाइम टू टाइम बताता रहेगा। और ये पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बचा नहीं था, ये इंदिरा का कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं। इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में। और फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। अलग पार्ट बनाया गया, पार्ट 4 में, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। अब आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और अगर वो 10 से बड़ी है, 11 या 12 या 13 हुई हैं, अगर वो 10 से बड़ी हैं, तो वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो ऐड हुई हैं, और उनका आर्टिकल नंबर क्या है। 4 न्यू DPSPs ऐड कर दी गई हैं, एक आर्टिकल 39, एक आर्टिकल 39A, 39 आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं।
इसके बाद क्या करा गया, प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कि जो कैबिनेट कहेगा आपको वो मानना ही पड़ेगा। अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज, आर्टिकल 257A ऐड किया गया, जिसमें सेंटर जो है वो फोर्सेज लगा सकता है स्टेट में अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट में जो है सिचुएशन वो ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। ये ठीक इसलिए नहीं है बिकॉज सेंटर ऐसा कभी भी कर सकता है ना, इस तहत वो कभी भी अपनी फोर्सेस स्टेट में भेज सकता है जो कि सही नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। डीपीएसपीस को प्रेसिडेंट दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मींस जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कंफ्लिक्ट होगा तो डीपीएसपी को ज्यादा ऊपर रखा जाएगा, डीपीएसपीस की ही चलेगी, डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दिया गया। आर्टिकल ये वाला पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 14A, जिसके तहत ये दोनों आर्टिकल ऐड किए गए। ये डील करता है ट्रिब्यूनल्स के साथ। ट्रिब्यूनल्स सेंटर ट्रिब्यूनल्स में जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अगर अपनी सर्विस से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे जाके अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है कहीं पर भी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की, आर्टिकल 356 के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर थी अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने की, उसको बहुत कम कर दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 358 को भी अमेंड कर दिया गया और ये कह दिया गया कि जो आर्टिकल 19 है ये तक सस्पेंड किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसके बाद आता है 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये जनता पार्टी लाई थी और ये जनता पार्टी जीत के ही इसी शर्त पे आई थी कि जो भी इंदिरा के टाइम पे कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किए हैं हम उनको ठीक करेंगे, जो गलत किया गया है हमारे संविधान के साथ हम उसको ठीक करेंगे। तो 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, मीन्स ये दोनों 43rd एंड 44th बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड बात आएगी वो 43rd में हो गया और जहां पे बाकी बचे हुए प्रोविजंस को ठीक किया गया है वो 44th में हो गया। जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हटा दी थी, रिमूव द रेस्ट्रिक्शन दैट ओनली सुप्रीम कोर्ट कुड डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, कि अगर कोई सेंट्रल लॉ है तो उस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है कि ये ठीक है या नहीं, बट ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया गया, हाई कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर रिस्टोर कर दी गई, रिट जुरिस्डिक्शन की पावर रिस्टोर कर दी गई हाई कोर्ट की, कि वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट इशू कर सकता है। उसके बाद आ गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने कहा कि अगर प्रेसिडेंट को कहीं पर भी नेशनल इमरजेंसी, कहीं पर भी क्या भारत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसको वो कैबिनेट को लिखित में देना होगा, रिटर्न में देना होगा। और जो हमारे नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल में टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, सरकार किसी भी छोटे से कंफ्लिक्ट को इंटरनल डिस्टर्बेंस कह सकती है, जैसे इंदिरा गांधी ने कह दिया था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रेबिलियन के तहत। और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रही, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब आपका होमवर्क दूसरा ये है कि मुझे राइट टू वोट बताइए, वो कौन सा राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कैसा राइट है वो। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसने 44th अमेंडमेंट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 20 एंड 21 है इनको भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो डायरेक्ट 42nd अमेंडमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया जो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर कोई भी एमपी एमएलए अपनी पार्टी चेंज करता है गलत तरीके से तो उस पर डिसीजन लेने की फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास लाई करती है, किसके पास है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक हमारे, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताना। इसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 से 18। इसके बाद आता है 65 अमेंडमेंट जो कि 1990 में किया गया। यहाँ पे मैंने स्लैश लगा रखा है बट ये दोनों अलग अलग नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक एज अ वन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। ध्यान रखना, एज अ वन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। और ये ध्यान रखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आगे जाके इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद आता है 69th अमेंडमेंट। इसमें यूटी जो हमारी दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई एंड 7 मेंबर्स का हमारा सीओएम हो गया। सीओएम मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स स्टैब्लिश कर दिए गए दिल्ली में। इसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 71 अमेंडमेंट। इसमें
जैसे मैंने बताया 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस होल्ड करता है, उसमें अब कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को भी ऐड कर दिया गया और टोटल नंबर 15 से बढ़ के 18 हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या थी वो बढ़ के 18 हो गई, तो 71st, और इससे पहले वाला जो था उसमें 15 हो गई थी। आई थिंक फ्रॉम 11 टू 15, एक बार ध्यान रखना, हाँ 15 हुई थी मेरे हिसाब से उसमें, 11 टू 15 मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बट हाँ मैं श्योर हूँ कि उसमें 15 हुई थी, तभी जब यहाँ पे 3 ऐड हुई तो यहाँ पे 18 ऐड हो गई। इसके बाद 73rd अमेंडमेंट आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से। 73rd अमेंडमेंट 1992 जो था, इसमें पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, इनके भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब इसमें मैंने ये चीजें क्या लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप सीयूईटी वन डे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों को तो ये चीजें याद हो जाती हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो पीआरआई ऐड की गई, इसके लिए पार्ट 9 ऐड किया गया, 11 शेड्यूल ऐड किया गया, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ, इट्स ओ 243 ओ डील करता है विद पीआरआईज। और विद म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऐड किया गया पार्ट 9 ए, पार्ट 9 ए है जो कि म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, फ्रॉम आर्टिकल 243 पी से 243 पी जेड जी। 12 शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये आप प्लीज जरूर से लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2001 में आया। इसने हमारी जो सीट्स थी असेंबलीज में, फ्रोज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो हमारा 1971 में सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारी सीट्स को फ्रोज कर दिया टिल 2026। उसके बाद आता है 86th अमेंडमेंट, मतलब 2026 के बाद फिर से डिलिमिटेशन होगा। आपको पता ही है न्यूज में कितना चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ क्या होगा अगर डिलिमिटेशन होता है, साउथ ने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली है और नॉर्थ ने नहीं करी है। नॉर्थ की सीट्स बढ़ जाएंगी अगर डिलिमिटेशन होगा तो, क्योंकि सीट्स तो हमारी फिक्स है 545। हो सकता है कि बढ़े, सीट्स बढ़ेंगी क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद 10 लाख की लिमिट है। तो इससे क्या होगा, साउथ की जो हमारी पॉपुलेशन है वो कम है और नॉर्थ की ज्यादा है, तो जो साउथ में सीट्स हैं, सीट्स का नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ में बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में फिर कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ज्यादा पावर उसको प्रधानमंत्री बनाने की किसके पास होगी, ऑफ कोर्स ही बात है नॉर्थ के पास ज्यादा हो जाएगी, जो कि अनफेयर होगा साउथ के स्टेट से, बिकॉज उन्होंने तो काम करा ना अपने पॉपुलेशन कम करने पे। ठीक है, फिर आता है 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया। इसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई जो कि आर्टिकल 51A के तहत ऐड हुई। फिर आता है 88th अमेंडमेंट 2003। ये इसने क्या करा, इसने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस करा, मीन सेंटर के पास पावर है कि वो सर्विस टैक्स लगा सकता है और उसको कलेक्ट कर सकता है, और जब वो कलेक्ट करेगा तो वो स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में आधा, मतलब जिस आधा आधा नहीं डिवाइड होता है, सेंटर ज्यादा लेता है स्टेट्स को कम देता है, बट सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगा। इसके बाद आता है 89th अमेंडमेंट 2003। ये वही जो मैंने ऊपर बताया था, पहले एक था ये कमीशन और यहाँ पे इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से आर्टिकल हैं जो एनसीएससी और एनसीएसटी के साथ डील करते हैं। इसके बाद आता है 92nd अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया, फिर से जैसे आपको पता है 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। 92 अमेंडमेंट जो कि 2003 में आता है, उसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो जाती है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 95th अमेंडमेंट 2009। ये 2009 में आता है 95th अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, जो रिजर्वेशन है हमारे लोकसभा में एससी और एसटी मेंबर्स के लिए, उसको 2009 से 2020 तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर 90 इसका एक और अमेंडमेंट आएगा क्योंकि 2020 में तो ये खत्म हो गया, बट हमें पता है आज भी हमारे लोकसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो इसको फिर 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है 97th अमेंडमेंट एक्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, एंड उसको डीपीएसपीज में भी ऐड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 43B। और इसके लिए एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ डील करता है, दैट इज पार्ट 9B। इसके बाद आता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में आया। इसमें
सरकार ने एनजेएसी बनाया जो कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देता। जैसा कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली हम देखते हैं अगर एक फैमिली जज है तो उसके आने वाले बच्चे भी जज बनेंगे, उनके पापा भी जज थे, आने उनके दादाजी भी जज थे, फिर उनके बेटे के बेटे भी जज बनेंगे। तो वही कुछ परिवार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार जज बनते जा रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एनजेएसी आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। आज के समय में ये नहीं है। इसके बाद आता है 100 अमेंडमेंट, जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से डील करता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया को बांग्लादेश ने कुछ 111 एनक्लेव्स दिए। उधर से कितने एनक्लेव्स, आई एम कंफ्यूज, इट वाज अराउंड 50 समथिंग। इसके बाद आता है 101 अमेंडमेंट जो कि 2017 में आया। यहाँ से ये 97 99 से बेसिकली 19 आई वुड से 97 से 106 तक सारे के सारे अमेंडमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और 100 से 106 तो आपको टिप्स पे होने चाहिए बिकॉज ये रीसेंट है। 101 अमेंडमेंट 2017 में आता है, विद ईयर याद होने चाहिए। 2017 में आता है 101 अमेंडमेंट जिसके तहत जीएसटी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 102nd अमेंडमेंट आता है जो कि 2018 में आता है। ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म कर देता है। जैसे एनसीएससी होते हैं, एनसीएसटी होते हैं, उसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन फॉर्म हो जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। इसके बाद आता है 103rd अमेंडमेंट 2019। ये 10% रिजर्वेशन देता है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशन एंड इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स ऑब्वियसली। एक उसके बाद आता है 104th अमेंडमेंट 2020। ये रिजर्वेशन कोई वही जैसे मैंने ऊपर बताया था 95th अमेंडमेंट में, उसी तरीके से 95th अमेंडमेंट की तरह 104 अमेंडमेंट आता है। 104th अमेंडमेंट आता है 2020 में, और ये रिजर्वेशन फिर से बढ़ा देता है 10 साल के लिए, 2030 तक के लिए। किसके किसके लिए बढ़ा देता है? एससी और एसटी के लिए, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद आता है 105th अमेंडमेंट। 105th अमेंडमेंट क्या करता है? इट्स रीस्टोर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई देयर लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट कोई आपकी फ्रेंड जरूर होगी जो कि स्टेट में ओबीसी होगी बट सेंटर में जनरल होगी, या फिर स्टेट में जनरल होगी, सेंटर में ओबीसी होगी। तो ये लिस्ट की पावर, ऐसी लिस्ट ऐसे लोगों को एजुकेशनली नहीं बोलेंगे, सोशली बैकवर्ड लोगों को, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर चुकी हूँ, दोबारा से सुनिए। 105th अमेंडमेंट के तहत स्टेट को ये पावर दे दी गई कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिस्ट जारी कर सकते हो कि कौन लोग आपके स्टेट में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगे और कौन ओबीसी होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेट में ओबीसी होते हैं पर सेंटर में जनरल होते हैं, या फिर सेंटर में ओबीसी होते हैं, स्टेट में जनरल होते हैं। समझ में आया ना? इट्स वेरी सिंपल। फिर आता है लास्ट अमेंडमेंट, 106th अमेंडमेंट को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला जाता है, बिकॉज इसके तहत 33% रिजर्वेशन दे दिया गया हमारी वुमेन्स को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इन दिल्ली असेंबली। आई होप आपको ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, ओके, एक चीज रह गई है। ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके लिए हमारे संविधान में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। हम आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, सेकंड शेड्यूल, आर्टिकल 118 मींस अगर हमें अपना यूज ऑफ इंग्लिश इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 169, ये सारे आर्टिकल्स वो हैं जिनके अगर हमें इन आर्टिकल्स में इन चीजों में अमेंडमेंट करना है तो हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है अगर हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करते हैं, डीपीएसपीस में अमेंडमेंट करते हैं। इसके बाद अगर एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें टोटल स्टेट्स में से मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो वो ये सारे होते हैं। आर्टिकल 368 जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है वो बताता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, जब जीएसटी आया था तब भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए था ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का। इसके बाद अब हम एमसीक्यूज पर चलते हैं। फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया बोरोड इट्स अमेंडमेंट प्रोसेस? जल्दी बताओ कौन से कंट्री से इंडिया ने अपना अमेंडमेंट प्रोसीजर बोरो किया है? आंसर इज सी, साउथ अफ्रीका। जो 9th शेड्यूल है ये हमारे द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 1st, 5th, 7th, 9th। बहुत इजी है, बाय 1st अमेंडमेंट।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट सेपरेटेड द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। मैंने बताया पहले ये एक हुआ करते थे, फिर एक अमेंडमेंट ने इनको सेपरेट कर दिया था, तो वो अमेंडमेंट था 89th अमेंडमेंट। उसके बाद EWS रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट। EWS रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या, इट्स 103rd अमेंडमेंट। वैसे भी मैंने बोला 97 के बाद वाले और 90 इंक्लूडिंग 97th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किससे आई थी, मैंने बताया 97th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इंप्लीमेंटेड द GST सिस्टम इन इंडिया। कौन से अमेंडमेंट से हमारे इंडिया में GST सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था, इट्स 101 अमेंडमेंट। इसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट, इट्स 86th अमेंडमेंट। बाय विच अमेंडमेंट वाज वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड। कौन से अमेंडमेंट से वोटिंग एज रिड्यूस हुई थी, इट्स 61 अमेंडमेंट। 61st, पता नहीं मैं एंड और फर्स्ट लगाना क्यों भूल जाती हूँ। विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, 74th अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू PRI। ये तो मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है, अगर मैंने बता दिया तो फिर तो खराब है। इसके बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, 52nd अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अमेंडमेंट था जिसने राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया था, इट इज 52nd अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैंने ये भी बता दिया तो भी खराब है। अंडर विच आर्टिकल इज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। मैं तब से बोलती आ रही हूँ, आर्टिकल 368। 368, वाओ। अच्छा, हमारा आर्टिकल 368 कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत अमेंड हुआ था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने पढ़ाया है, मैंने वीडियो में बताया है। इन विच केस वॉज द बेसिक, ओके, इन चारों में से कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी, अगर मैं ये भी बता देती हूँ तो फिर कोई कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का पॉलिटी, बिकॉज ये पॉलिटी की ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो ये, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर से डील करता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,